अभी तक जरूर देखिएगा। सीरीज की शुरुआत में डेप्यूटी रिक ग्राइम्स को दिखाते हैं, जिसे एक शूटआउट के दौरान गोली लगाई थी। कुछ हफ्तों के बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में बिल्कुल अकेला पाता है। हर तरफ लाशें पड़ी होती है और कुछ लाशों को एक कमरे में बंद किया होता है। रिक एकदम कंफ्यूज होकर एक साइकिल पर अपने घर जाता है, पर वहाँ उसकी पत्नी और बेटा होते ही नहीं। और जब वो वहाँ से निकलता है तो एक लड़का उस पर हमला कर देता है। रिक वहीं पर बेहोश। होश में आने पर वो खुद को बेड से बंधा हुआ पाता है। मॉर्गन नाम का एक आदमी फिर रिक से उसके घाव के बारे में पूछता है। तो रिक एक्सप्लेन करता है कि मुझे ये घाव गन शॉट से लगा था, बाकी मुझे कुछ याद नहीं है। ये सुनकर मॉर्गन रिक को आजाद कर देता है। वो ये भी बताता है कि वॉकर के काटने से नॉर्मल इंसान भी वॉकर बन जाता है। दरअसल ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पर वॉकर कहा जाता है। और रात को मॉर्गन के घर के आसपास कई ज़ॉम्बीज़ दिखते हैं। उनमें से एक मॉर्गन की पत्नी भी है। मॉर्गन रिक को बताता है कि देखो, तुम्हारी पत्नी और बेटा अटलांटा के रिफ्यूजी कैंप में होंगे। फिर वो रिक को सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी कि सीडीसी के बारे में बताता है, जहाँ इस इन्फेक्शन के दवा पर रिसर्च किया जा रहा है। अब रिक, मॉर्गन और उसका बेटा ड्वेन पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ से वो गन उठा लेता है और एक राइफल और रेडियो मॉर्गन को दे देता है। इसके बाद वो रिक एक पुलिस कार में अटलांटा की ओर निकलता है। यहाँ से मॉर्गन और ड्वेन घर लौट आते हैं। लेकिन होता ये यहाँ पर कि मॉर्गन ऊपर जाकर ज़ॉम्बीज़ को लगातार शूट करने लग जाता है। वो अपनी पत्नी को भी मारना चाहता है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता। इसी बीच रिक को दिखाते हैं जो हाईवे से सर्वाइवर्स कैंप को एक मैसेज भेजता है। और ये वही कैंप है जहाँ पर उसकी पत्नी लॉरी अपने बेटे कार्ल के साथ होती है। वो मैसेज रिसीव करते हैं, लेकिन अटलांटा के इस खतरनाक सिचुएशन के बारे में रिक को वार्निंग मैसेज नहीं भेज पाते। अब यहाँ पर लॉरी रिक के बेस्ट फ्रेंड शेन के साथ थोड़ा फ्लर्ट कर रही होती है। रास्ते में यहाँ कार का फ्यूल खत्म हो जाता है और रिक को कहीं फ्यूल स्टेशन नजर नहीं आता। फिर वो अपने पिता के फार्म में जाता है, जहाँ उन्होंने पूरी फैमिली को शूट कर दिया था और आखिर में खुद भी मर गए थे। रिक फिर फार्म से एक घोड़ा लेकर आगे बढ़ता है। जब वो अटलांटा सिटी पहुंचता है तो उसे ज़ॉम्बीज़ घेर लेते हैं। अचानक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। रिक उसी साउंड को फॉलो करता है, लेकिन उसके लिए इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ की भीड़ में वो फंस जाता है। ज़ॉम्बीज़ तो घोड़े पर भी अटैक करते हैं और रिक फिर वहाँ से बचकर कैसे भी करके निकल जाता है। अब यहाँ से वो एक मिलिट्री टैंक के अंदर छुप जाता है ताकि कोई उसको देख ना पाए। तभी उसे रेडियो पर उसके फ्रेंड ग्लेन की आवाज आती है। यहाँ सर्वाइवर्स कैंप में लॉरी मशरूम तोड़ने के बहाने जंगल में जाती है और वहाँ शेन के साथ इंटीमेट हो जाती है। तो यहाँ रेडियो पर एक आदमी रिक को वार्न करता है कि ज़ॉम्बीज़ घोड़े को खा रहे हैं, तुम जल्दी से वहाँ से भाग जाओ, ये सही मौका है तुम्हारे लिए। रिक भी हिम्मत करके टैंक से बाहर निकलकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो एक जगह पर ग्लेन से मिलता है। दोनों लैडर की मदद से एक बिल्डिंग पर चढ़ जाते हैं। वहाँ से वो सीधे एक ऊंची बिल्डिंग पर पहुँचते हैं, जहाँ फर्स्ट फ्लोर पर एक स्टोर होता है। यहाँ पर ग्लेन और उसके साथी फूड आइटम्स को लेने के लिए आए थे, लेकिन बिल्डिंग के ऊपर से मनी नाम का आदमी ज़ॉम्बीज़ को शूट कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर टी डॉग नाम का एक आदमी भी होता है, जो मना करता है क्योंकि उसके एम्युनिशन खत्म हो रहे थे और वो नहीं चाहता था कि वो खत्म हो जाए। फिर रिक को बीच में घुसना पड़ता है और वो मरिल को पीटता है। उसे एक पाइप के साथ हथकड़ी भी निकाल देता है। अब यहाँ पर मॉरेंस नाम का आदमी बताता है कि अटलांटा में देखो, कोई सर्वाइवर कैंप है ही नहीं, सब झूठ है। दरअसल हम और बाकी सर्वाइवर्स पहाड़ पर छुप कर रह रहे हैं। तो दोस्तों, अब वो बिल्डिंग के बेसमेंट से होकर बचना चाहते हैं, लेकिन वहाँ भी ज़ॉम्बीज़ हर जगह हैं। तो रिक सजेस्ट करता है कि देखो, पास के किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर हम वहाँ से बच सकते हैं, क्योंकि वहाँ शायद वो ना हो। और वहाँ के सर्वाइवर्स बताते हैं कि ज़ॉम्बीज़ के बीच से निकलना इतना आसान नहीं जितना तुम सोच रहे हो, क्योंकि वो जिंदा लोगों को सीधा स्मैश कर सकते हैं। बस फिर रिक को एक बेहतरीन आइडिया आता है। वो एक मरे हुए ज़ॉम्बी का फूड और बॉडी पार्ट्स को अपने ऊपर लगा लेते हैं। साथ ही वहाँ कड़ी की चाबी टी डॉग को दे देता है। फिर टी डॉग कैंप को मैसेज करता है कि हम ट्रैप हो चुके हैं और शेन कहता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता, लगता है ये मरने वाला है। इसी बीच रिक और ग्लेन ज़ॉम्बीज़ के बीच से बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह बिहेव करके चलने लग जाते हैं। लेकिन उनका बैड लक तो देखो, अचानक बारिश हो जाती है और उनके शरीर पर लगा हुआ खून साफ हो जाता है और अब ज़ॉम्बीज़ को उनकी रूह आने लगती है और वो उनको चेस करते हैं। दोनों बचकर एक ट्रक तक पहुंचते हैं बड़ी मुश्किल से, और रिक ग्लेन से कहता है कि भाई तुम ट्रक को बिल्डिंग के अपोजिट डायरेक्शन लेकर जाओ कैसे भी करके। फिर वो एक स्पोर्ट्स कार का ग्लास तोड़कर उसका अलार्म चालू कर देता है, जिससे होता यह है कि ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर अटैक हो जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर उसके साथ ही बिल्डिंग से नीचे आकर ट्रक में चढ़ जाते हैं। लेकिन टी डॉग गलती से हथकड़ी की चाबी ड्रेनेज में गिरा देता है और अब मैरल बिल्डिंग में बिल्कुल अकेला पड़ा हुआ है, जबकि उसके साथ ही अटलांटा से बाहर निकल जाते हैं। मरिल खुद से बातें करता है, लगता है उसका अंत नजदीक आ गया है। और तभी एक ज़ॉम्बी दरवाजा पीटता है, तो मरिल भी उससे निपटने के लिए वहाँ पर आरी को निकालने की कोशिश करता है। यहाँ कैंप में लॉरी कार्ल के बाल काट देती है, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तभी पहाड़ की शांति को चीरती हुई ग्लेन की स्पोर्ट्स कार वहाँ पर आ जाती है। दरअसल प्रॉब्लम ये हो गई है यहाँ पर कि वो कार का अलार्म ऑफ करना नहीं जानता,
लेकिन उसकी किस्मत थोड़ा अच्छी होती है कि जिम नाम का एक आदमी वहाँ उसकी मदद करता है। पीछे से उनका ट्रक भी आ जाता है। मोरल्स अपनी फैमिली के साथ मिल जाता है दोस्तों। फिर रिक लास्ट में उतरता है और अपनी फैमिली को देखकर बड़ा इमोशनल हो जाता है। साथ ही वो शेन को थैंक यू भी कहता है क्योंकि उसने इतने दिनों तक रिक की पत्नी और बेटे को सुरक्षित रखा। अब उनके साथियों में से डेल नाम का आदमी कहता है कि देखो, हमें डेरिल को उसके भाई के बारे में बता देना चाहिए। ओके दोस्तों, ये डेरिल कौन है आपको पता चल जाएगा। और रिक कहता है कि देखो, मैं खुद उसे बताऊंगा। दूसरी ओर होता यह है कि एंड नाम के आदमी से शेन की बहस हो जाती है। फिर रात को दिखाते हैं तो लॉरी रिक को उनका फोटो एल्बम दिखाती है जो वो घर से लेकर आई थी। सुबह रिक देखता है कि करोल नाम की औरत ने उसका यूनिफॉर्म धोकर बिल्कुल इस्त्री कर दिया। इस तरह दोस्तों यहाँ पर घटनाक्रम होता रहता है। दूसरी ओर मोरल्स, डेल और जिम ने मिलकर ग्लेन की कार के सारे पार्ट्स निकाल दिए हैं। लेकिन रिक दोस्तों अभी भी मरिल को लेने वापस अटलांटा जाना चाहता है। पर तभी होता यह है कि जंगल से बच्चों की चीखें आती है। वो जाकर देखते हैं तो एक हिरन को ज़ॉम्बी काट रहा है। फिर ये लोग ज़ॉम्बी को मार डालते हैं। तभी झाड़ के पीछे से डेरिल आता है। अब वो परेशान है दोस्तों क्योंकि उसने इस हिरन का शिकार किया था, लेकिन अब वो उसे खा नहीं सकते। खाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। खा इसलिए नहीं सकते क्योंकि ज़ॉम्बी ने उसको काट लिया है। अब शेन डेरिल को बताता है कि रिक उसके भाई मरिल को अटलांटा में छोड़ आया। तो वो गुस्से में चाकू उठा लेता है दोस्तों, पर वो उसे शांत करते हैं और फिर डेरिल, रिक, ग्लेन और टी डॉग मरिल को लेने वापस अटलांटा जाते हैं। हाँ दोस्तों, वो टी डॉग बच गया था। अब शेन रिक के रिवॉल्वर के लिए एमुनेशन के 4 राउंड्स देता है। फिर डेरिल रिक को वायर कटर से देता है। रिक उसे ये भी कहता है कि मैं फ्लेवर टूल बैग जरूर नहीं करना चाहूंगा। अब जब वो चले जाते हैं तो शेन कार को पास के तालाब में मेढक पकड़ना सिखाता है। दूसरी ओर औरतें कपड़े धो रही होती है तो लॉरी आकर कार को वापस कैंप में भेज देती है और शेन को वार्न करती है कि मेरे परिवार को अकेला छोड़ दो प्लीज। तभी एड भी अपनी पत्नी करोल को बुलाता है पर एंड्रा नाम की एक औरत उसे रोक देती है दोस्तों। और जब करोल इनकार करती है तो एड उसके मुंह पे पंच कर देता है। इतने में होता यह है कि शेन वहाँ पर आकर एड को पीट देता है। करोल भी शौक के मारे रोने लग जाती है कि ये क्या हो रहा है यहाँ दिखाते हैं तो रिक, डेरिल, ग्लेन और टी डॉग वैन को रेल रोड पर छोड़कर उस बिल्डिंग के रूफ पर पहुंच जाते हैं। वो खून से गीली आ रही और एक कटा हुआ हाथ देखकर बिल्कुल चौंक जाते हैं। कैन के पास यहाँ एंड और उसकी बहन आर्मी की एक बोट में फिशिंग कर रही होती है। दोनों अपने पापा और अपनी फैमिली के बारे में डिस्कस करते हैं, पर दोनों की उम्मीद है कि उनके पेरेंट्स फ्लोरिडा में ठीक होंगे और यहाँ की तरह वहाँ इन्फेक्शन नहीं फैला होगा। ये इनके दिमाग में चलता है। यहाँ कैन में डेल देखता है कि जिम बहुत देर तक एक जगह पर बेल्टे से खुदाई कर रहा है, पता नहीं क्यों। अटलांटा में डेरिल टी डॉग पर अटैक करने की तैयारी कर रहा होता है पर रिक उसे शांत कर देता है कि क्यों कर रहे हो ये फालतू की चीजें। फिर वो मरिल का कटा हुआ हाथ एक बैग में डाल देते हैं दोस्तों, उसका हाथ। साथ ही वो खून के निशान को फॉलो करके पास के बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। और यहाँ डेल के पूछने पर भी जिम नहीं बताता कि वो गड्ढा क्यों खोद रहा है। दूसरी ओर एंड्रो और एमी ढेर सारा फिश पकड़ लेती। वहाँ रिक की टीम किचन में जाकर देखती है शायद मरिल ने अपने घाव को आग से डिसइंफेक्ट करने की कोशिश की थी। तो आगे तलाश करने से पहले रिक वेपन्स वाला बैग निकाल लेना चाहता है। कैन में सभी जिम को रोकते हैं क्योंकि वो लगातार खुदाई करता जाता है, पता नहीं क्यों, किसी को बताता भी। और अटलांटा में ग्लेन चुपचाप गन्स वाला बैग लेने के लिए जाता है और रिक, टी डॉग और डेरिल उसे कवर करते हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। लेकिन इसी बीच एक अजनबी आकर डेरिल से बात करने लगता है। तभी होता ये कि कुछ आदमी और आकर गैलन को पकड़ कर लेकर जाते हैं। फिर डेरिल एक एरो फायर करता है जो कि उस गैंग के एक आदमी को लग जाती है। वो लोग भी अपने घर साथी और गन्स का बैग वहीं पर छोड़कर ग्लेन को लेकर चले जाते हैं। तो दोस्तों कैन में दिखाते हैं तो शेन जिम को एक पेड़ के साथ बांध देता है। वो माफी मांगता है कि देखो, मैंने तुम सबको डरा दिया। मैं नहीं जानता कि मैं क्यों खोद रहा था, लेकिन कल रात मुझे कोई डरावना सपना आया। लेकिन अब मुझे कुछ याद ही नहीं है कि मैं कर क्यों रहा हूँ ये सारी चीजें। वहाँ दोस्तों दूसरी ओर रिक की टीम को पता चल जाता है कि घायल आदमी का नाम मिगुएल है। मिगुएल इनको अपने ग्रुप के पास लेकर जाता है। उनका लीडर ग्लेन वो कहता है कि मिगुएल और गन्स वाले बैग को हमारे हवाले कर दो वरना मेरे आदमी ग्लेन को नीचे फेंक देंगे। और अब टी डॉग और मिगुएल वापस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। डेरिल कहता है कि हमें ग्लेन की कुर्बानी देनी पड़ेगी क्योंकि गन्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है ग्लेन से। लेकिन ग्लेन ने रिक की जान भी बचाई थी, इसलिए वो उसे नहीं छोड़ सकता। ये सोचकर वो फिर से ग्लेनमो के पास जाते हैं, लेकिन गन्स ना लौटाने का फैसला करते हैं। और तभी अचानक एक बुजुर्ग औरत आकर विनती करती है कि फिलिप को मत लेकर जाओ। अब ये फिलिप कौन है, रुक जाओ दोस्तों, पता चल जाएगा। तो औरत इनको पीछे के कमरों के पास लेकर जाती है जहाँ कुछ बुजुर्ग औरतें होती है। तो पता चलता है कि ग्लेनमो फिलिप नाम की नर्स के साथ मिलकर इन बुजुर्गों को ज़ॉम्बीज़ और दूसरे डाकुओं से बचा रहे हैं। लगता है बढ़िया लोग हैं यार ये। अब इनका मिशन देखकर रिक उन्हें अपने आधे वेपन्स दे देता है। फिर जब वो रेल रोड पर पहुंचते हैं तो उनका वैन वहाँ से गायब हो जाता है। पता नहीं कौन ले गया, लगता है मैरल ले गया होगा वैन को। फिर वो पैदल ही चलकर कैंप में लौट आते हैं। तो वहाँ पर एंड्रिया डेल से एक पेपर रैपर मांगती है ताकि वो अपना मरमेड नेकलेस संभाल कर रख पाए। वो उसे एमी को उसके बर्थडे पर गिफ्ट करना चाहती है। दूसरी ओर दोस्तों
शेन जिम को खोल देता है और बच्चों के साथ मिलकर फिश की क्लीनिंग करता है। शाम को सभी फ्रेंड फिश एंजॉय करते हैं। अब करोन एड के टेंट में जाती है, लेकिन वो किसी भी सेलिब्रेशन में भाग नहीं लेना चाहता। कैंप फायर में डेल कहता है कि टाइम को ट्रैक करने के लिए मैं रोज अपने वॉच को वाइंड करता रहता हूँ। अब ये बात कर ही रहे होते हैं, किसी बीच होता यह है, एड को एक ज़ॉम्बी अटैक कर जाती है। दूसरा ज़ॉम्बी तो एमी का हाथ जमा जाता है। अब वहाँ पर बिल्कुल हलचल मचाती है, लेकिन सभी मिलकर ज़ॉम्बीज़ अटैक को मैनेज कर लेते हैं। एंजिया अपनी बहन की लाश पर रोने लग जाती है। तब जिम बताता है कि शायद मुझे सपना आया था कि कई लोगों की मौत होने वाली है और इसी वजह से मैं सारा दिन कब्र खोद रहा था। अगले सुबह रिक मॉर्गन को वॉकी टॉकी पर कांटेक्ट करके बताता है कि अटलांटा सिटी अब ज़ॉम्बीज़ का राज्य बन चुका है, इसलिए तुम अटलांटा से दूर रहना प्लीज। एंजिया एमी की लाश के पास बैठकर बहुत ज्यादा रो रही होती है। तब लॉरी उसे दिलासा देती है कि देखो अपने आप को संभालो। दूसरी ओर ग्लेन और टी-डॉग लाशों को जला रहे होते हैं और रिक तो एंड्रिया से बात करने की कोशिश करता है, पर वो उस पर गन तान देती है। फिर उसे घबरा कर दूर जाना पड़ता है। अब आगे डेरिल कहता है कि हमें जल्द से जल्द एमी को डिस्पोज करना होगा, वरना वो किसी भी वक्त ज़ॉम्बी बनकर हम पर अटैक कर देगी। लेकिन वो एंड्रिया को शोक मनाने का वक्त देना चाहते हैं, क्योंकि उसे बहुत दुख हो रहा होता है। मॉरल्स और डेरिल एक लाश को फिर आग में डालने चाहते हैं, लेकिन ग्लेन कहता है कि इन्हें दफनाना होगा। फिर जैक्वी नाम की औरत और जिम मिलकर लाशों को इकट्ठा कर दे। तभी जैक्वी जिम की शर्ट पर खून देखकर उसे सवाल करती है, और वो कहता है कि ये खून ये तो लाशों को उठाते वक्त लग गया था। लेकिन जब जैक्वी को सच पता चलता है तो जिम कहता है कि प्लीज प्लीज किसी को मत बताओ, पर जैक्वी तो घबरा कर सबको बता देती है। इतने में जिम बेलचा उठा लेता है। टी-डॉग तो उसको पीछे से पकड़ लेता है और डेरिल उसकी शर्ट उतार कर देखता है। ओहो, तो उसके पेट में ज़ॉम्बी बाइट का निशान होता है। अब सभी सोचने लग जाते हैं कि अब इसका क्या किया जाए, पर रिक उसे मारने से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि देखो हमें इसे लेकर सीडीसी जाना होगा और वो सीडीसी यहाँ से 25 मील की दूरी पर है, बस हम सब वहाँ पर आराम से शिफ्ट हो सकते हैं। पर शेन कहता है कि हमें फोर्ट बिगिनिंग के आर्मी बेस में चले जाना चाहिए, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में 100 मील्स की दूरी पर है, वहाँ ज्यादा सेफ होगा। दोनों जगहों पर खाना और रहने की जगह मिल जाएगी। पर रिक का मानना होता है कि फोर्ट बिगिनिंग अब तक लोगों से भर गया होगा। इतना ही नहीं, सीडीसी में ज्यादा सुरक्षा है, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक या फिर टेररिस्ट अटैक के वक्त सबसे पहले सीडीसी को ही प्रोटेक्ट किया जाता है। इसी बीच डेरिल जिम को मारना चाहता है, लेकिन रिक उस पर गन तान देता है कि देखो अभी ऐसा कुछ मत करो। शेन भी रिक को सपोर्ट करता है। तब जाकर डेरिल अपना वेपन फेंक देता है। इसके बाद रिक जिम को वैन के अंदर के बेडरूम में भेजता है। दूसरी ओर डेल एंड्रा को बताता है कि मेरी पत्नी कैंसर पेशेंट थी, मैं उसे हर कैंसर स्पेशलिस्ट के पास लेकर गया, लेकिन वो पहले से ही अपना अंत स्वीकार कर चुकी थी। जब वो मर गई थी ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा कि उसके साथ बिताए हुआ हर पल एक धोखा था मेरा। तभी एंड्रिया भी स्माइल करके एक पिंक टिश्यू पेपर में लपेटा हुआ मरमेड नेकलेस निकालती है। फिर वो एमी को हैप्पी बर्थडे कहकर उसे नेकलेस पहनाती है। दूसरी ओर डेरिल मरे हुए ज़ॉम्बीज़ के सर पर कुल्हाड़ी मारता रहता है, और जब वो एड के सर पर मारने जाता है तो करोल उसको रोक लेती है और कहती है इसे तो मैं मारूंगी। ये कहकर वो कुल्हाड़ी उठाकर एड के सर पर लगातार वार कर जाती है। वो कई सालों से एड के जुल्म सह रही थी और अपना सारा गुस्सा आज निकाल रही होती है। यहाँ एंड्रिया एमी से माफी मांगती है और फिर उसके सर पे शूट कर देती है। क्या करती बेचारी। डेरिल लाशों को जला देना चाहता है, लेकिन लॉरी कहती है हमें सबको शोक मनाने का वक्त तो देना ही चाहिए, फिर हम लाशों को दफना देंगे, उनको जलाना ठीक नहीं होगा। यहाँ वैन के अंदर जिम को थोड़े अजीब विजुअल्स देखते हैं। वो देखता है कि उसकी बाइक से खून निकल रहा है और कई लोग मरे पड़े हुए हैं। बाहर फिर मरे हुए लोगों का फ्यूनरल होता है। डेल एमी की लाश को एक कब्र की ओर लेकर जाता है, लेकिन एंड्रिया उसे रोक देती है। यहाँ वैन के अंदर जिम खांसता है तो खून निकल जाता है। ये कहता है कि हम तुम्हें सीढ़ी से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत मत हारो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दूसरी ओर शेन लॉरी से कहता है कि तुम रिक को कन्विंस करो कि सिटी से जाने का फैसला गलत है। और लॉरी साफ कह देती है कि देखो हम रिक के प्लान के मुताबिक ही चलेंगे, तुम पुरानी बातें भूल जाओ। इनकी बातें सुनकर रिक को लगता है कि मेरी गैर हाजिरी में इन दोनों के बीच जरूर कुछ हुआ होगा। बात भी सही हुआ तो था। इसके बाद रिक, शेन और डेल जंगल के अंदर जाकर ज़ॉम्बीज़ को खत्म करना चाहते हैं। शेन तो फिर से रिक से कहता है कि देखो सीडीसी जाना ठीक नहीं है, पर रिक तो अपने फैसले पर बिल्कुल अड़िग रहता है। तभी झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाजें आती है और सभी अपनी गन्स लेकर अलग अलग दिशाओं में चेक करने जाते हैं। शेन अपनी गन उठाता है तो उसका एम क्लिक पर पड़ जाता है और वो गहरी सांस लेकर कुछ सेकंड्स के बिना हिले खड़ा रहता है। लेकिन तभी एक आवाज आती है और उसका फोकस टूट जाता है। फिर वो अपनी गन फेंक देता है नीचे। लेकिन इसी बीच वो नोटिस करता है कि डेल उसे देख रहा था। यहाँ कैंप में लौटकर शेन सबको बताता है कि हमें रिक का फैसला मान लेना चाहिए, क्योंकि उसमें ही भलाई है। हम कल सुबह सीडीसी की ओर निकलेंगे। सुबह होते ही रिक मॉर्गन को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो बताता है कि हम सीडीसी जा रहे हैं, हम वहाँ का रूट मैप हमारी रेड कार पर टेप से चिपका कर जाएंगे, ताकि तुम और तुम्हारा बेटा मैप को फॉलो करके सीडीसी पहुँच सके। अब यहाँ शेन सबको इंस्ट्रक्ट करता है कि सभी को एक साथ रहना होगा, कोई इधर उधर नहीं जाएगा। तभी मॉरल्स बताता है कि मेरी फैमिली सीडीसी नहीं जाएगी, बल्कि हम बर्मिंघम जा रहे हैं।
जहाँ मेरी वाइफ के पेरेंट्स रहते हैं, बस फाइनल। इसके बाद रिक मॉरल्स को .357 मैग्नम रिवॉल्वर देता है। फिर मॉरल्स की बेटी करोल की बेटी सोफिया को अपनी गुड़िया देकर अपनी फैमिली के पास लौटाती है। फिर वो सभी मॉरल्स की फैमिली से विदा लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ वैन के अंदर जेक की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। रास्ते में तो एक और प्रॉब्लम आ जाती है, वैन का रेडिएटर पोस्ट फट जाता है। फिर शेन और टी लोग इसका रिप्लेसमेंट ढूंढने निकल जाते हैं। शेन कहता है कि मुझे यहीं छोड़कर तुम लोग सीढ़ी से चले जाओ, मुझसे देखो तुम सबको खतरा है, मैं कभी भी ज़ॉम्बी बन सकता हूँ। लेकिन दोस्तों उसके साथी उसे इस तरह नहीं छोड़ना चाहते थे। जिम बार बार विनती करता है और फिर फाइनली उन्हें उसकी बात माननी पड़ती है। वो जिम को एक पेड़ के पास छोड़ देते हैं। जैक तो उसकी कान पर किस करती है और अपना सफर जारी रखते हैं। ये लोग किसी और जगह पर एक वीडियो मॉनिटर पर एक आदमी दिखाई पड़ता है। इसका नाम है डॉक्टर जेनर। वो बताता है कि इस वायरस आउटब्रेक के 194 दिन हो चुके हैं और 63 दिन पहले ये इन्फेक्शन दुनिया भर में फैल गया था। फिर वो एक बायोहजार्ड सूट पहनकर अपने लैब में पहुंचता है। साथ ही टिश्यू पेपर निकालता है जिस पर TS19 लिखा है। सैंपल निकालकर वो एक एक्सपेरिमेंट करता है और उसी दौरान वो गलती से सैंपल पर एक लिक्विड गिरा देता है। पब्लिक अलार्म बजता है और उसे अलर्ट करता है कि एयर क्वालिटी टॉक्सिक हो गई है। वो तुरंत एक डिकंटामिनेशन चैम्बर में जाता है और अपना सूट निकाल लेता है। साथ ही एयरलॉक की सेफ्टी के बीच अलर्ट मैसेज सुनता है कि फुल डिकंटामिनेशन शुरू हो गया है। वो परेशान हो जाता है कि उसका सैंपल अब किसी काम का नहीं रहा। वो जगह पूरी तरह चलने लगती है। अब जनरल बताता है कि मेरे सारे टेस्ट सैंपल्स मिट चुके हैं, इसलिए मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ। लेकिन मरने से पहले वो जी भर के शराब पीना चाहता है, उसकी आखिरी ख्वाहिश। यहाँ दिखा के दोस्तों दूसरी ओर तो रिक और उसके साथी शाम को CDC पहुंच जाते हैं। वहाँ कई 100 लाशें पड़ी होती है। फिर वो मेन बिल्डिंग पर पहुंचते हैं जो पूरी तरह से बंद होती है। सिक्योरिटी मॉनिटर के जरिए जनरल उनको देख लेता है। बाहर तो ज़ॉम्बीज़ इनको सेंस कर लेते हैं कि अंदर कोई पक्का है। शेन कहता है कि अभी भी वक्त है, हम फोर्ट विलिंग जा सकते हैं। एल्डर कहते हैं कि देखो फ्यूल बिल्कुल खत्म हो गया है और हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है, हम वहाँ तक जाएंगे कैसे। लॉरी भी घबरा जाती है लेकिन रिक उसे समझाता है कि हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, प्लीज कोऑपरेट करो, तुम शांत हो जाओ। जनरल तो बड़बड़ाता है कि जल्दी यहाँ से निकल जाओ। रिक फिर सिक्योरिटी कैमरा का मूवमेंट नोटिस कर लेता है और मैकल डोर्स पर पीटने लग जाता है। वो चिल्लाता है कि हमें प्लीज अंदर अलाउ करो। इतने में दोस्तों ज़ॉम्बीज़ उन्हें घेर लेते हैं और तब दरवाजा खुलता है। अंदर से तेज रोशनी आती है। फिर यहाँ फ्लैशबैक इस आउटब्रेक की शुरुआत का सीन दिखाते हैं। एक्चुअली शेन रिक से मिलने के लिए किंग काउंटी हॉस्पिटल में जाता है। उसने डेप्यूटी शेरिफ का यूनिफॉर्म पहना होता है। वो देखता है कि आर्मी जल्दी जल्दी पेशेंट्स को इवैक्यूएट कर रही है और इन्फेक्टेड लोगों को शूट कर रहे होते हैं वो लोग। वो यहाँ से रिक को बचाकर ले जाना चाहता है लेकिन उसके शरीर पर कनेक्ट किए हुए ट्यूब्स और वायर्स देखकर वो ऐसा नहीं करता। कुछ प्रॉब्लम होती है उनमें। दरअसल रिक कोमा में है दोस्तों। अभी 2 आर्मी सोल्जर्स अंदर आ जाते हैं और शेन रिक के बेड के पीछे छुप जाते हैं ताकि कोई देख ना पाए। वो रिक को जगाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन तभी पावर ऑफ हो जाती है और सारे मॉनिटर्स बंद हो जाते हैं। वो अपने पार्टनर रिक को किसी भी तरह बचाना चाहता था। फिर वो उसके सीने पर कान रखकर सुनता है और उसे रिक की धड़कन सुनाई नहीं देती। वो बहुत दुखी हो जाता है कि कहीं रिक मर तो नहीं गया और वो रिक को कमरे में बंद कर देता है। कुछ बाहरी चीजों से दरवाजे को ब्लॉक कर देता है। उसको ये लगता है कि उसका दोस्त रिक मारा गया। यहाँ से प्रेजेंट में दिखाते हैं कि रिक और उसके साथी CDC के अंदर जा चुके हैं। तभी डॉक्टर चैनल आता है और सबका ब्लड टेस्ट करना चाहता है। अब करोल बताते हैं कि देखो मुझे इन अंडरग्राउंड जगहों से बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे घुटन होती है यहाँ पर चैनल कहता है कि तुम ये मत सोचो कि ये बंद जगह है, आराम से रहो। वो उन्हें कंट्रोल रूम में लेकर जाता है। फिर रिक पूछता है कि बाकी डॉक्टर्स कहाँ पर हैं, आप अकेले रहते हैं कि यहाँ पर। चैनल बताता है कि सिर्फ मैं बचा हूँ। इसके बाद वो एंडा का खून लेता है तो वो तो पूछती कि ब्लड टेस्ट की जरूरत क्या है, अगर मुझे इन्फेक्शन होता तो बुखार होता ना। और चैनल कहता है कि देखो ये यहाँ का प्रोसीजर है। फिर वो CDC के अंदर वहाँ एक जगह खाना खाते हैं। यहाँ खाने और शराब की कोई कमी नहीं होती। सभी बड़े खुशी से खाना खाते हैं और खूब सारा ड्रिंक भी करते हैं। फिर सभी वहाँ के लग्जरियस बाथरूम्स में नहाते भी हैं। लेकिन शेन बहुत गुस्से में होता है और शराब की पूरी बॉटल पी जाता है। एंडी अभी बहुत उदास होती है। जनरल की खातिरदारी के लिए रिक उसको थैंक यू करता है क्योंकि इन्होंने बहुत दिनों के बाद इतने मजे से खाया पिया। इसके बाद करोल कार्ल और सोफिया को सुलाने के लिए लेकर जाती है। लॉरी फिर लाइब्रेरी में कुछ बुक्स देख रही होती और शेन लॉरी से कहता है कि तुम बहुत सेल्फिश हो, रिक कहते ही देखो तुमने मुझे छोड़ दिया है। लॉरी कहती है तुमने मुझे ये बताया था कि रिक मर गया, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आ गई थी, लेकिन अब रिक जिंदा है इसलिए हम दोनों की रिलेशनशिप यहीं पर खत्म। लेकिन उसकी नीयत खराब होती है दोस्तों। वो लॉरी के साथ जबरदस्ती करता है लेकिन वो उसे नाखूनों से घायल कर देती है। और जब रिक सोने आता है ना तो उसे पता चलता है कि लॉरी तो रो रही है। वो सोचता है कि लॉरी ज़ॉम्बी से घबराने की वजह से रो रही है। वो नहीं जानता कि कुछ देर पहले शेन ने उसके साथ क्या किया था। अगली सुबह सभी कैफेटेरिया में जाते हैं और बच्चों के अलावा सभी बिल्कुल हैंगओवर में होते हैं। लॉरी रिक को एस्पिरिन देती है जो चैनल में उसको दिया था। तभी शेन भी आ जाता है और कॉफी लेने के लिए जाता है।
ईडॉक पूछता है कि तुम्हारी गर्दन पर ये नाखूनों के निशान कहाँ से आए, क्या तुम्हें किसी जॉम्बी ने काट दिया है? पर शेन कहता है कि एक्चुअली वो नींद में गर्दन पर मेरा नाखून लग गया था इसीलिए। इसके बाद जनरल आकर उन्हें कंट्रोल रूम में लेकर जाता है। फिर वो उन्हें TF-19 यानी कि टेस्ट सब्जेक्ट 19 का ब्रेन स्कैन दिखाता है। ये एक इन्फेक्टेड इंसान का है जिसने CDC को अपने ब्रेन स्कैन का वीडियो रिकॉर्ड करने की परमिशन दी थी। जनरल एक्सप्लेन करता है कि इन्फेक्शन के बाद इसके ब्रेन के ब्लड वेसल्स फट गए थे और इसका खून वेसल के बाहर फैलने लगा। आखिर में जब पेशेंट मर गए तो सब कुछ ब्लैक हो जाता है। अब वो सभी एमी और जिन के बारे में सोचकर बड़े दुखी होते हैं। उनका भी यही हाल होगा। ये लोग